आई एम सो सॉरी, बुरा लग रहा होगा, बोल मैं सच रही हूँ और आप लोग जानते हैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हो सकता है कि ये चीज किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ये मत कीजिए, ये तो ये गलत है। तो ये किया है आप लोगों ने हमारे साथ, तो हमें बोलना पड़ रहा है। घमंड नहीं किया कभी। चालाक होने पे। चालाक होने में। मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा जब मैं मेरे दिल की बात ऑडियंस तक ले जा पाऊंगी या बाकी सब तक ले जा पाऊंगी। बॉस ऐसा मत करो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा मस्ती के एपिसोड पर, जहां मिलती है मस्ती और फिल्म मेकिंग दोनों। मैं हूं अंशुमान और मैं हूं श्रद्धा। आज लाइट्स कैमरा मस्ती के एपिसोड में हम आपको जिस एक्ट्रेस से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने टीवी सीरियल्स, एड फिल्म्स, फीचर फिल्म्स सब में अपना मैजिक दिखाया है। फ्रॉम फिल्म्स लाइक सोनू के टीटू की स्वीटी टू कैंपेन्स लाइक MTR, HCL और स्वच्छ भारत, इस सब में उन्होंने काम किया है। जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। लेकिन हाँ, अगर आप उनकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो एंड तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। सो नाउ लेट्स वेलकम द सुपर टैलेंटेड सानिया नागदेव। तानिया, सबसे पहले तो वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू सो मच। हम लोगों ने एक साथ काम किया हुआ है और क्वींस है हम में काम किया था। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। यस। तो हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी मॉडलिंग और एक्टिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट आ गया था कि अचानक से चीजें हो गई, या फिर तुमने प्लान किया था उसको? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने सबसे पहले पूछ लिया है मुझसे वेलकम के टाइम पे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये बिल्कुल सरप्राइजिंगली था मेरे साथ। अच्छा। वो कैसे था मैं आपको बताती हूँ। ये ब्लड में, एक्टिंग जो थी वो मेरे ब्लड में थी। मेरे दादू के बाद फादर के बाद मैं, तीसरी पीढ़ी ऐसी थी जो मुंबई तक जर्नी कर पाई दिल्ली से। लेकिन वो हो कैसे पाया, वो बिल्कुल एकदम सरप्राइज था मेरे लिए। मतलब मेरे को ये याद है कि आज से 15 साल पीछे अगर मैं जाती हूँ तो मैं मेरे घर पे, बिकॉज मेरा मैरिज हो गया था, मेरे 2 बच्चे थे उस टाइम पर, और बिल्कुल दूर दूर तक भी कहीं एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि फादर और दादू भी थे तो वो वहीं पे दिल्ली में पीतमपुरा एक जगह है, तो वहां रावण का कैरेक्टर प्ले करते थे, मतलब शौकिया तौर पे। अच्छा। तो वो मेरे खून में था बचपन से। मेरी मासी मुझे बोलती थी, अरे इसको हीरोइन बनना है, इसको मारो पकड़ के, पढ़ती नहीं है, इसे हीरोइन बनना है। तो वो ब्लड में चीजें चल रही थी, पर ऐसा नहीं पता था कि ये चीजें सच में बदल जाएंगी और चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी या मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ अपने घर के बाहर, वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। और जैसा कि हम दिल्ली वाले लोग, आपको पता ही है, किसी को भी देख के इमोशनल टाइप के हो ही जाते हैं। मैं तो वैसे भी ओवर इमोशनल हूँ। तो मुझे दया आ गया कि एक गर्मी, बहुत गर्मी का टाइम था, एक लड़की 18-20 साल की लड़की घर के बाहर से जा रही थी। मुझे नहीं पता था वो लड़की से मिलना और उनके साथ जब मैं मेरा बॉन्ड बन जाएगा और वो मुझे मुंबई तक ले आएगा। ओह। मैं बिल्कुल अननोन थी इस चीज से। मैं तो झाड़ू लगा रही थी, एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, और मुझे दूर दूर तक नहीं पता था कि मुझे यहाँ पहुंचना है। मैंने उसको बोला, बेटा पानी पियोगे, बहुत ज्यादा गर्मी है। मई जून का टाइम था, दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है। तो उसने बोला ओके। उसका आना जाना शुरू हो गया मेरे घर पे। अब वो देखती थी मैं चकला बेलन लेके और हर चीज में मतलब गाना गुनगुना रही हूँ या कुछ ना कुछ एक्टिंग करके दिखा रही हूँ, वटेवर ऐसा। तो उस टाइम पे 15 साल पहले, आपको याद होगा, 12/24 करोल बाग आता था जी टीवी पे। वो शूट हमारे दिल्ली में छतरपुर में होता था। वो लड़की वहां जाती थी शूट करने के लिए, कैरेक्टर रोल प्ले करती थी, वटेवर जो भी है। तो उसने एक दिन आई और मुझे बोलती है कि सानिया भाभी। तो मैंने बोला यस बच्चा, रितु नाम था उसका। तो बोलती है कि आज ना मेरे पास सरप्राइज है आपके लिए, एक बहुत बड़ा। मैंने कहा क्या? तो बोलती है कि आज रात को शूट पे जाना है और मतलब ऐसा 300, उसने हाँ उस टाइम पे जो मुझे बोला था, 300 रुपए मिलेंगे और रिच लुक फेस चाहिए और ऐसा। और मुझे तब जूनियर सीनियर क्या, मतलब मैं तो, मुझे मालूम ही नहीं है इंडस्ट्री के बारे में कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला
मेरे सपनों की दुनिया, मतलब तू मुझे तो मैंने कहा एक काम करना, 300 रुपए तू रख लेना, तू मुझे बस ले लेके चल। चल वहां पर। तो मैं बस फर्स्ट टाइम वहां गई, तो वहां जाकर जब मैंने देखा डायरेक्टर्स, कैमरा और सब चीजें, प्रोड्यूसर्स एंड को एक्टर्स और ये सब, तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेकर गई थी। एक होता ना नाइट शूट था, तो वही अब दिल्ली वाले और डरती है कि रात में निकल रहे, पता नहीं क्या होगा स्टार्टिंग में, ऐसा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जब लेकर गई तो मैंने उसे बोला कैसा लगा तुझे। मॉर्निंग में शिफ्ट खत्म हुआ हम लोगों का, बोलती है मैं तो थक गई, 18 घंटे 20 घंटे मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझसे अब यही होगा, यही माता रानी ने मुझे रास्ता दिखाया है, अब इसी में मुझे आगे जाना है, क्योंकि ये मेरे सपनों की दुनिया थी। तो जो मेरे अगर जीवन में आई है, तो मुझे लगता है उससे जितनी भी मेरी परेशानी थी पिछली, जिन चीजों को मैं सह रही थी, और हर तरह की कंडीशन, फाइनेंशियल, मेंटली और वट जो भी है, तो वो सारी मुझे लग रहा था कि इस रास्ते पे आगे निकलकर बिल्कुल पूरी होने वाली है। और मैंने बस वो रास्ता चुना, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ती चली गई। वेरी मैंने नाइस। छोड़ा नहीं फिर इंडस्ट्री को। तान्या, आपने एड फिल्म से स्टार्ट किया, या उसके बाद फिल्म में स्विच मारा, तो ट्रांजिशन कैसा था? लाइक यू नो, फ्रॉम सोनू की टीटू की यस स्वीटी, स्वीटी एंड यू नो जब पहली बार सेट पे कैमरा रोल हुआ, तो हाउ वाज द फीलिंग, यू नो, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने शो किया था मनमोहिनी जी के लिए, उसी के साथ जैसे आपने बताया कि एड फिल्म से स्टार्टअप लिया, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं वहां जा रही थी और वो एक्सपीरियंस ले रही थी, शो तो मैं कर ही रही थी, उसके साथ जो एड फिल्म में एंट्री किया जब, तो वो बेसिकली मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिकॉज जैसे आपको पता ही है, मतलब दे आर लाइक कैसा ट्रीटमेंट होता है, और एड फिल्म इज वेरी 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 गुड फॉर एवरी एक्टर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो आपको फील कराता है कि हाँ ये आपकी जर्नी है, या वहां पर आप टाइप कास्ट नहीं होते हो किसी भी चीज को लेकर, और एड मतलब हर घर में जा रहे हो आप। तो मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा, मैं टेलीविजन करती रही, लेकिन जो बेसिकली मुझे फिल्म्स और एड्स, और ताकि मैं डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स प्ले कर सकूं, टाइपकास्ट बन के ना रह जाऊं सो कॉल्ड, तो वो चीजें मुझे बहुत प्रभावित की। और वहां पर अलग अलग लोगों से मिलना, वो एक्सप्लोजर और सब चीजें, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब टेलीविजन इंडस्ट्री, उसका स्टाइलिंग और सब चीजें बहुत डिफरेंट है, एड्स का डिफरेंट है, फिल्म्स का डिफरेंट है। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया मुझे नजर आया। तो सब कुछ अलग अलग चीजें हैं, मतलब टेलीविजन का मजा अलग है, वहाँ की गॉसिपिंग, वहाँ की चीजें, वहाँ का डेली सोप्स, और रोज सुबह 5 बजे उठ के जाना, 7 की शिफ्ट है, वो एक अलग आपका चीजें हैं। और अगर हम एड्स में जा रहे हैं, तो वहाँ तो आपको पता ही है कि 2-4 घंटा एड किया, जाकर आ गए, वो एक अलग एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर, मुझे लगता है। एंड क्विक बक्स। यस करेक्ट। अच्छा, Yes. लेकिन मुझे लगता है कि जितना टीवी में गॉसिप होता है उतना एड्स में फिल्म में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यही चीज है। और यही चीज मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 15 सालों में, और मुझे पहले दिन से ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि अगर मैंने एज एन एक्टर ये सोचा और ये करना चाहा कि ओके मैं टेलीविजन कर रही हूँ, ओके आपको भी मालूम है अगर हम डेली सोप्स कर रहे हैं, तो हम अपना सर्वाइवल कि 300 दिन काम कर सके, 25 दिन काम कर सके, है ना, और अपनी लग्जरीज हर चीज को मेंटेन करते हैं प्रॉपर तरीके से। ऐड कर रहे हैं तो वो मंथ में एक कर रहे हैं, या 2 महीने में एक बार कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल पे मैं सेटिस्फाइड रही, या मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, तो मुझे यहाँ से ज्यादा वहां मिला। बिकॉज मुझे जो करना था एक्चुअली, वो मैं कर पाई। और वो मौका मुझे तब, आपको तो पता होगा, कोरोना से पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको, आराम नगर में कितना लंबी लंबी ह्यूज लाइंस लगती थी, 500 लोग खड़े रहते थे वहां पर ऑडिशन के लिए। आजकल सब कुछ बहुत इजी हो गया है, सेल्फ टेस्ट बनाकर घर से हम लोग एसी में बैठ के मेकअप करके लुक्स बनाकर भेज देते हैं। उस टाइम पे हम इतना स्ट्रगल कर रहे होते थे, मुझे आज भी याद है। पर आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं सच में शायद अपने आप को लकी मानती हूँ, उन 500 लोगों की लाइन में खड़े होकर। मैं आपको बता रही हूँ अंशुमन, श्रद्धा, सच में मुझे ये नहीं पता था इन 500 में से चुनाव सिर्फ मेरा होगा, सिलेक्शन सिर्फ मेरा होगा। ह्यूज बड़े बड़ा एड्स, स्वच्छ भारत अभियान अगर आपने देखा हो, प्रिया गुल बिस्किट,
और हर चीज मतलब जो भी एड्स, बैटरी का ल्यूमिनस बैटरी, सचिन तेंदुलकर, एशियन पेंट्स, सोहा अली खान। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्वच्छ भारत, शिल्पा शेट्टी, मतलब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड मानती हूँ कि वो 500 लोगों में मेरा नंबर आ जाता था और मैं इतना खुश हो जाती थी, गॉड तू मुझे दे रहा है भर भर के। मतलब एक होता है ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष, वो संघर्ष भी ये होता था, मुझे आज भी याद है वो टाइम का। सच में मैंने वो दिन देखे हैं स्टार्टिंग में कि वही इतना कड़कती गर्मी में मैं आराम नगर के जब चक्कर लगा रही होती थी, मुझे याद है वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वो एक बहुत ही मेरे दिल के करीब है दिन, तो मैं वो वाक्य आपसे शेयर कर रही हूँ। एड्स के लिए मैं आपको वो बता रही हूँ कि मैं वहां रोज सुबह में 12 से 6 आप लोगों को पता है हम लोग जाते थे, बैग वैग बना के मैं भी वहां चली जाती थी और घूम रही हूँ और ऐसा। एक ही दिन के अंदर मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, 7 ऑडिशन थे उस दिन मेरे, 7 ऑडिशन। 15 इयर्स बैक मैं आपको स्टार्टिंग का ही बता रही हूँ। तो 7 ऑडिशन थे। वो 7 ऑडिशन तक आते 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 वो जो 12 से 6 का जो टाइम था, एक तो फेस डल हो जाता है, मेकअप आप कर नहीं सकते वहां पर, कैसा कैसा आप पैदल चल चल के तो घूम रहे हो वहां पर और वो सब चीजें स्ट्रगल कर रहे हो, कैसा चीजों को मेंटेन करोगे। उसमें जाते जाते शाम होने तक, क्योंकि वो रेगुलर रहता था सिस्टम, सच में बता रही हूँ पाँव में छाले आ गए थे। क्यों आ गए थे? मेरी चप्पल टूट गई थी, जो चप्पल मैंने पहनी हुई थी। ये बिल्कुल रियलिटी में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी चप्पल टूट चुकी थी, मेरे पैरों में छाले हो गए थे जिनसे मुझे पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। उसके बावजूद भी मुझे फ्रंट पे कैमरा के आगे प्रॉपर वही परफॉर्म करना था जो मेरी स्क्रिप्ट में था, और वो मैंने परफॉर्म किया और उस एड में मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर मुझे लगा यार ये छाले तो मैं रोज झेल लूंगी। वो छाले मैंने देखे हैं, वो औरों ने नहीं देखे, मतलब ऑडियंस ने नहीं देखा या क्या है, लेकिन वो मेरी मेहनत है और ये मेहनत मुझे आगे की जर्नी में हमेशा याद रहेगी कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जैसे आज मुझे लोग बोलते हैं यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसे लोग बोलते हैं। कई लोगों की नजर में होंगे दबंग है, बॉसी लेडी है, वट एवर, पर कई लोग जो बिल्कुल मेरी एक्चुअल जर्नी को जानते हैं उनको मालूम है। तो वो डाउन टू अर्थ बाबा बहुत सारे पैरों में छाले खाकर आए। चप्पल टूट चुकी होती थी, चप्पल लेने का समय नहीं था बिकॉज ऑडिशन का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले दिन ऑडिशन नहीं होगा। इतना डेडिकेशन के साथ मैंने वो टाइम पर मेहनत किया जिसका फल मुझे आज इसीलिए भगवान ने आपको दिया है जी मिल रहा है और मिला है। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं हमेशा उनका शुक्रिया करती हूँ और मेरे दादू का शुक्रिया करती हूँ। वही मैंने बताया, उन्हीं से ही स्टार्ट हुआ था वो एक्टिंग वाला। वो बचपन में बोला करते थे, मतलब जैसे पापा के लिए बोलते थे कि ये चला जाए मुंबई, पापा आ नहीं पाए क्योंकि मैरिड थे, इंजीनियर, मेरे पापा इंजीनियर थे और वहां हम लोगों का सबका देखना था। वो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, शायद मेरे दादू का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, मेरे अपनों का प्यार रहा, तो इस वजह से मैं आ पाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मदर इन लॉ, मैं मदर इन लॉ के लिए बोलूंगी स्पेशली। अगर वो पीछे से, मैं हमेशा से, मेरा अवार्ड फंक्शन पे अभी 1-2 बार जब बुलाया गया मैं उनको लेकर गई स्पेशली, क्योंकि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। मेरी जर्नी का बहुत बड़ा सहयोग है मेरी मदर इन लॉ का, सासू माँ का, कि अगर उन्होंने मेरे 2 छोटे बच्चों को पीछे से नहीं देखा होता तो आज मैं गूगल पे सानिया नागदेव नहीं होती। जो भी मैं, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, वो मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी मदर इन लॉ का है और वो मैं हमेशा मतलब उसके लिए उनकी आभारी हूँ। पर आज के बाद आपने जब फिल्म में स्विच मारा, जी। लव के साथ, हाँ, लव के साथ आपने जी शूट जी किया, जी जी जी। तो लव के साथ कुछ बताओ ना एक्सपीरियंस। हाँ, तो स्विच मारा और उनके साथ, और वो मैं आपको मालूम ही है कि वो दिल्ली बेस्ड मूवीज पे ज्यादा काम करते और ऐसा, तो ये मेरे साथ ही एक कोइंसिडेंस ही हुआ उनके साथ। एक तो मैं आपको इसका बता रही हूँ और सोनू की टीटू की स्वीटी का कोइंसिडेंस हुआ कि वही ऑडिशन राउंड हुआ, वो क्लियर हुआ, जाना मतलब उसी के जरिए पड़ा और हर चीज वैसा ही, लेकिन सिलेक्शन हुआ बिकॉज दिल्ली से थी और जो उनको कैरेक्टर चाहिए था या जैसा भी था, तो वो, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार, मतलब सीधा ही मतलब टीवी और एड और उसके बाद फिल्म, तो मतलब ऐसा। और उसके बाद एक सबसे इंटरेस्टिंग मेरे पास आया, अभी थोड़ा, ये तो थोड़ा टाइम पहले की बात है, मुझे कॉल आता है 3 इडियट्स के लिए। तो मतलब सॉरी, इन्होंने जो है ये मुकेश छाबड़ा जी का कास्टिंग के वहां से कॉल आता है कि आपको ना ऐसा सर ने बुलाया है, तो उन्होंने 3 इडियट्स किया, ये किया, वो किया। मैं कहा हाँ यार मुझे मालूम है। तो मतलब मुझे खुद बिलीव नहीं होता है कि यार मतलब वो लोग मुझे जानते हैं,
मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन मतलब सब लोग, मतलब आप वही आप बोलते हो ना, प्रोफाइल आपका वो घूम रहा है सब जगह ऐसा, और जो भी है, और जिस जगह आपको जाना है, मतलब फिल्म्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमारा जो एक एक्टर का वो एंड, वो क्या है, पॉइंट क्या है, आपको अच्छी ह्यूज फिल्म्स करनी है, Of course. मतलब है ना, तो जहां पर आपका बिल्कुल टाइप कास्ट ना हो कुछ, और आपको चैलेंज मिले, और आजकल तो वेब वगैरह भी हम लोग कर रहे हैं, और इसीलिए कि हम हर कैरेक्टर को उतना स्ट्रांगली प्ले करना चाहते हैं, उतने चैलेंज के साथ प्ले करना चाहते हैं, और उतनी डेडिकेशन के साथ, और ये दिखाना चाहते हैं स्पेशली ऑडियंस को और अपने जो कास्टिंग पर्संस हैं, क्रिएटिव्स हैं, कि भाई हम इस कैरेक्टर में भी फिट हो सकते हैं। ऑडियंस को भी बताना भाई, अगर मैं नेगेटिव शेड प्ले कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव भी कर सकती हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ। एज एन एक्टर मुझे लगता है ये हर एक्टर चाहता है, आप लोग हमें मौका दीजिए बस, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि आप लोग मौका दीजिए वेरिएशन देने का। तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, अच्छा वो चीज चाहिए, ये सिनेरियो बना के मत रखिए हमारे लिए कि वो इसी लुक में जाएगा या वो यही काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक्टर क्या है, मेथड एक्टर क्या है कि वो हर उसमें जाएगा। आप सिर्फ एक मौका जो चाहिए होता है वो हर किसी को, तो मुझे लगता है वो देना चाहिए, और वो मिलता है फिल्म्स के अंदर, वो मिलता है वेब के अंदर। इसीलिए जो आप ये देखोगे ना, रियल एक्टर है, मतलब जो पागल है, जो जुनूनी है, तो वो भाई वो कहेगा भाई ठीक है, ये सब तो चल ही रहा है जो मंथली और हमारा डेली, पर कुछ अलग करना अलग करना। और ये मैं स्टार्टिंग से ही आपसे अभी जब बात कर रही हूँ, तो आप ये सोच लो कि मैं कितना ज्यादा उस चीज के लिए ऑलवेज वो रहती हूँ कि भाई करना है, मैनिफेस्ट करती हूँ हर चीज है, भाई डिफरेंट करना है तो कर, और किया भी है। इतना सब चैलेंजेस हुआ है, 500 लोगों में इतने एड्स किए हैं खड़े होकर, वो मुझे मिला है चांस, तो भगवान चाहता है कि मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊं ऑडियंस के सामने, सबके सामने, कि भाई मैं ये भी, सानिया नागदेव ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, हर कैरेक्टर को प्ले कर सकती है, तो आप मुझे बस एक बॉक्स के अंदर मत डाल के रखो, टाइप कास्ट करके। तो ये मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो लोग हम लोगों को, एक्टर्स को काम देते हैं और ऑडिशंस भेजते हैं और हर चीज है, कि वो लोग थोड़ा सा ट्राई करें, हम लोगों के लिए मेंटली ऐसा बना ले चीजें कि भाई हर तरह का किरदार प्ले करेगा, अच्छा एक्टर है, वेरिएशन देना जानता है, चीजों में घुसना जानता है, आप उसको मौका दीजिए बस। ये मैं चाहूंगी, हर एक्टर के लिए चाहूंगी उनसे कि वो ऐसा करें। अच्छा सानिया, एक चीज बताओ, तुमने सोनू की टीटू की स्वीटी में काम किया, तो Yes. उसमें लव रंजन जी का डायरेक्शन था, और ही इज वेरी फेमस कि वो बहुत डिफरेंट तरह की उनकी मूवीज होती हैं, तो वो और साथ में कार्तिक आर्यन भी थे, हु इज फन लविंग, और सभी जानते हैं कि कितना हंसी मजाक करते हैं। बहुत तो इन दोनों के साथ कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा सेट पे? love is very specific about his shots. या करेक्ट। तो लव रंजन जी का तो वही, जैसा कि सबने सुना है कि बहुत ही उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत प्यारा है, और प्लस वो मुझे मिल जाता है थोड़ा सा दिल्ली वाला टच उनके साथ, तो वो बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं और बहुत फैमिलियर हो जाते हैं आपके साथ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ सेट पे। कार्तिक ऑल्सो, कार्तिक बड़ा क्यूट सा, आज भी अगर उनके साथ आप काम करेंगे या जो भी है, तो उनके साथ जो वहां पे एनवायरमेंट था वो बहुत प्यारा सा, मतलब चिल आउट है कि आओ ना, बैठो ना, आप ऐसा करो, आप ऐसा, मतलब बहुत आपको इतना फैमिलियर करा देगा वो अपने साथ, और इतना मतलब कुछ ना कुछ आप फन करते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यार कुछ थकावट है मतलब सेट पे, और ऐसा बहुत ही अच्छा। उनके जो लव रंजन जी के जो सेट्स का माहौल होता है वो बहुत प्यारा होता है, ट्रस्ट मी, मतलब मैंने काम किया है इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि बहुत कंफर्टेबल, वो अपने एक्टर्स को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, इतना अच्छा फील कराते हैं, तो लगता ही नहीं है कि भाई कुछ मतलब आप काम, मतलब आपको ये लगेगा यार घर का काम है, ये घर के लिए कर रहे हैं। तो जब भी मतलब एक कॉल भी आना मतलब वहां से, तो डेफिनेटली मैं हूं ना आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, ऐसा है उन लोगों के साथ मेरा। अच्छा, कैसे काम करते हैं, जैसे कि ही स्टिक्स टू द स्क्रिप्ट, yes he is very professional, मतलब अपना स्क्रिप्ट्स को लेकर, लेकिन हाँ डेफिनेटली वो एक एक्टर को फ्रीडम देंगे कि ये आपकी चीजें हैं, वो अपने तरह से बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, आपको वो आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू ओनली कि आप इम्प्रोवाइजेशन करके अपने आप को किस ग्राफ तक लेकर आते हो, वो पूरी तरह से आपको फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम है, बिल्कुल फुल फ्रीडम देते हैं। खाना, अरे प्रॉपर दिल्ली वाला, मतलब बढ़िया वाला खाना, और क्या नहीं होता है लव रंजन जी के सेट पे, क्या नहीं, मतलब आप ये सोचोगे भाई कि कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं है, हर क्या एक होता है? अरे फूड तो मतलब वही मैंने बता ही दिया कि आई एम ऑल्सो फूडी, वो 0 साइज से लग रहा होगा आपको तो वो उनके सेट्स पे खाना बहुत ही प्यारा होता है, जैसा कि मैंने बताया, जो
वो अपने एक्टर्स को, सबको, टेक्नीशियंस को ऑल्सो, हर किसी को बिल्कुल बैलेंस्ड करके चलते हैं और हर किसी के साथ सेम उनका ट्रीटमेंट रहता है। और वो खाना, वो खुद इतना मतलब फूडी है और उनको अच्छा लगता है, तो वो प्रॉपर तरीके से ख्याल रखते हैं। हर एक चीज आप उनके सेट पे आपको मिलेगा, खाना में नो कॉम्प्रोमाइज कभी भी। जैसे कि यूजुअली फिर मैं अभी आ जाती हूँ टेलीविजन पे, आपको तो मालूम ही है कि वहां हम लोग खाना खा, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपना डब्बा ले जाते हैं कई बार कि ये है ये नहीं है, बिकॉज ऑफ बजट का कुछ क्रॉस कटिंग्स होती हैं और सारी चीजें उन लोगों को, बिल्कुल वो लोगों का भी कोई वो नहीं है कि भाई मतलब ऐसा, लेकिन ये वहां नहीं होता है। मतलब मैंने जब फिल्म किया, और मैं आपको एड्स के लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि बजट सारा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन बजट ओनली, कि इतना ह्यूज बजट होता है और हर चीज होती है। तो लेकिन वो जो मुझे एक चीज, चलो ये ठीक है, ये अलग चीज है, एक चीज मुझे समझ नहीं आती, ट्रीटमेंट में क्यों ऊपर नीचे वेरिएशन है अलग अलग जगह का। मुझे लगता है कि हर जगह पर, आप टेलीविजन कर रहे हो, आप फिल्म्स कर रहे हो, आप वेब कर रहे हो, आप एड्स कर रहे हो, ट्रीटमेंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। ट्रू है ना, ये मुझे लगता है, ये मेरा पीओवी है, पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मतलब मैं चाहती हूँ, ये मेरा प्रश्न है इंडस्ट्री से, पर वही है कि एक अकेला बंदा क्या प्रश्न करेगा, कि क्यों ऐसा होता है कि अगर हम टेलीविजन कर रहे हैं बेसिकली, तो टेलीविजन में एक है क्राइटेरिया है ऐसा, लीड्स है, लीड्स का अलग से आप मतलब चीजें हैं, अच्छा उसके बाद मदर है, मदर का अलग, फादर का अलग, फिर बाकी जो कास्ट आती है अलग। वो जो ऊपर नीचे वाला सिस्टम है ना, सॉरी बॉस, ये मुझे समझ में नहीं आता है, ये मैं आपको खुल के आज बता रही हूँ। मुझे 15 साल लगे हैं लोगों के सामने ये बोलने में, बहुत कुछ है मेरे मन में चीजें, हो सकता है कि ये चीज किसी को अच्छी लगे नहीं लगे, ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है आप लोगों से, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपके ट्रीटमेंट में ऐसा क्यों होता है, और क्यों एक एक्टर आप लोगों को छोड़ के भागना चाह रहा है, बिकॉज उस जगह पर कि वहां पर ट्रीटमेंट सबके लिए इक्वल है बाबा, और वहां बजट की बात ही नहीं है, उस चीज में बिल्कुल भी बजट की बात नहीं आती, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो जो सोच रहे हैं, वो अलग ही है, वो सच में अलग है श्रद्धा, मतलब जो मैंने फील किया है, यस मैंने फील किया है पर्सनली, तो मैं आप लोगों से बोल पा रही हूँ। इफ यू आर प्लेइंग अ पुअर तो फैमिली, इतना, हाँ, और इफ यू आर प्लेइंग अ रिच फैमिली, यस, उसमें तक ऐसा लगता है कि यू आर रियली पुअर, वो ऐसा फीलिंग होता है, कसम, बिल्कुल ये सच है, हाँ कैरेक्टर में डाल देंगे, और मतलब ये यार, ये देख के ना बड़ा ऐसा लगता है कि यार आपको वो बताते हैं यू आर कैरेक्टर फेस ओनली, तो आपको इतना ही ये चीज है, बॉस को वो बंदा, जो लीड्स हैं, लड़के लड़कियां, आजकल के फ्रेशर्स, मतलब जो लोग आए हैं, उनके रूम्स में आपको एसी और हर चीज, मतलब डबल डबल रूम्स मिल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा मत कीजिए, मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप ऐसा बिल्कुल ये मत कीजिए, आप एक्टर को ना बस एक्टर वाली फीलिंग दीजिए, और हर एक्टर, मैं बोलती हूँ जो वन डे टू डे करने भी आया आपके यहाँ, उसको भी वही सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो ट्रीटमेंट आप अपने सो कॉल्ड लीड्स को देते हैं। बस आई एम सो सॉरी, बुरा लग रहा होगा, बोल मैं सच रही हूँ, और आप लोग जानते हैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम वेरी, मुझे पॉलिटिकली करेक्ट होना ना कभी आया था, ना आया है, ना कभी आएगा, तो भाई मैं तो बजाऊंगी जब बजाने का टाइम आएगा तो आई एम सो सॉरी, पर ये है कि ये मत कीजिए आप लोग, मेरे को लगता है कि ट्रीटमेंट सबके लिए इक्वल होना चाहिए, और वो चीजें इसीलिए मेरा मन भागता है फिल्म्स के लिए, मैं वेट करती हूँ जो मेरा कोई भी शो खत्म हो रहा है या कोई भी चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शोज के लिए जाना नहीं चाहती, ये मैं है, पर वो ठीक है कि जब मुझे कॉल आता है कि वो, ये उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया कभी भी, जो बैलेंस नहीं होता है डे वन से, फ्रॉम द डे वन, कि मतलब वो चीजें मेरे मन में चल रही थी, पर उस टाइम पे वही था कि सर्वाइवल, और आज भी है कि सर्वाइवल कैसे, लेकिन वो बैठा है, वो मुझे देगा मेरे हिस्से की रोटी, वो कहीं ना कहीं से दे देगा, वो सबको देता है, मुझे भी मिल जाएगी, तो लेकिन वो है कि आज मैं बोल पा रही हूँ, और मैं उस दिन का इंतजार कर रही थी कि मुझे कब ऐसा मौका मिलेगा जब मैं मेरे दिल की बात ऑडियंस तक ले जा पाऊंगी या बाकी सब तक ले जा पाऊंगी। बॉस ऐसा मत करो, कोशिश करो कि सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात लाइट्स कैमरा मस्ती के थ्रू सब तक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ उन सबसे,
डेफिनेटली मैं माफी मांगती हूँ। मैं पर्सनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, ये भूल के या ऐसा कुछ। लेकिन समझो आप लोग हमारी तकलीफ, हम लोग सुबह जब उठकर आते हैं, और हर कोई, मेरे तो बच्चे भी दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों को अगर पता हो, मैं यहाँ बैठी इसी इसी चीज, ये मेरा काम है, मेरी पूजा है, तो हम लोग इतनी शिद्दत से उसको करने आ रहे हैं, और आप लोग कभी कभी हमें इतना एम्बेरस फील करा देते हो। भाई जब देखोगे कि कैरेक्टर टीआरपी पकड़ रहा है, तो बस आए सानिया जी, सानिया जी, सानिया जी। जब देखा कैरेक्टर के ठप्पे लग गए, तो आपने वहीं पर कौन सानिया, बिठाओ उसको दूसरे कमरे में ले। ये मत कीजिए, ये तो दुख ये की रख गलत रख है। दिया। तो ये किया है आप लोगों ने हमारे साथ, तो हमें बोलना पड़ रहा है। तो ये मत कीजिए, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश कीजिए। या तो आप अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं किसी चीज को, उनको नहीं बियर कर पा रहे हैं, आप बुलाइए मत, या मतलब उस तरह से ऐसा। लेकिन अगर कोई भी आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप, बिकॉज आई एम ओवर इमोशनल, भाई मैं हर्ट हो जाती हूँ, लेकिन उतना ही सुख मुझे फिर वहां मिलता है जब मैं ऐड कर रही हूँ। मैं 2 महीने बाद ऐड कर रही हूँ, 3 महीने बाद कर रही हूँ, या जो हम एक दिन के लिए जाते हैं, सुबह ऐड करते हैं, शाम को आ जाते हैं, लेकिन वहां जो ट्रीटमेंट मिलता है, बॉस मेरे लिए पैसा सेकेंडरी था, सेकेंडरी है, सेकेंडरी ही रहेगा। सबसे पहले आप रिस्पेक्ट, वो मेरे लिए शुरू से बहुत ज्यादा जरूरी थी। आप रिस्पेक्ट करो, और वो सबको करो, जैसे कि आपने भी बताया कि हमारे स्पॉट दादाज हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, हर किसी को आप नतमस्तक होकर, सरेंडर होकर बात करो, उनको रिस्पेक्ट दो, तो वो लोग आपके लिए ऐसे ही आ जाएंगे, 24/7 अवेलेबल हो जाएंगे। बिकॉज मैं अभी 3 शो किए हैं मैंने बैक टू बैक, मैं टीवी टेलीविजन की अगर बात करूं, एलएसडी प्रोडक्शन के साथ, और प्रतीक शर्मा जी जो उनके साथ, और ऐसा, और 4th भी बहुत जल्दी हो ही जाएगा अगर माता रानी चाहा और उन्होंने चाहा तो। वो जानते हैं मेरा नेचर, और मतलब ऐसा कि यही चीज है कि भाई ट्रीटमेंट चाहिए, पैसे को रखते हैं साइड पे, वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो चीजें हैं नहीं। ट्रीटमेंट मेरे लिए फर्स्ट है, कि आप Correct. बिल्कुल इक्वल रखिए, सबको खुश रखिए, सबको एक लेके चलिए, वो बहुत जरूरी मुझे चाहिए होता है। और वो मुझे फुलफिल जो होती हूँ मैं पूरी तरह से, वो मैं वहां जाकर एड्स में, फिल्म्स में, वेब में, इसीलिए मैं वो खोजती रहती हूँ चीजों को। भाई कोई बात नहीं, 2 महीने बाद हो जाएगा, चलेगा। टेलीविजन अच्छा है मेरे लिए, मैं कर रही हूँ, मैं करती आई हूँ और आगे भी करूंगी, पर वहां पर बस ये जो 1-2 चीजें हैं ना, ये मुझे हमेशा से, मेरे से प्रश्न मेरा चलता रहता है, ऐसा क्यों होता है किसी के भी साथ। आज अगर ठीक है कि जो मेरे साथ पहले 15 साल पहले हो रहा था, वो आज नहीं हो रहा है वो चीज, लेकिन आज मैं औरों के साथ होती हुई देख रही हूँ, मुझे दुख लगता है, क्योंकि मैं वो फेस करके आई हूँ पीछे से, और कहीं ना कहीं आज भी हमारे साथ है उसी इंडस्ट्री में। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, और वो चेंज तभी आएगा जब, अगर मैं जो बोल रही हूँ आप लोग भी उस चीज को मान रहे हैं कि हाँ ये है, लेकिन थोड़ा बोलने की कोशिश कीजिए इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो मुझे लगता है कि शायद वो लोग आपकी भी भावनाएं समझ पाएंगे। ट्रू ट्रू करेक्ट। तो सारा ये आपने बताया टेलीविजन के हिसाब, बट फिल्म के हिसाब से भी अलग होता है। Yes. जैसे एड फिल्म्स होती हैं, एड फिल्म्स के क्रू का साइज अलग होता है, फिल्म का क्रू साइज बहुत बड़ा होता है, Yes, yes. मल्टीपल कैमरास, कंटिन्यूटी, डेफिनेटली या तो इन सब से आपको कौन सा ज़्यादा कोई मौका था जहाँ पर आपको कुछ लेसन सीखने मिला, समथिंग दैट यू लर्नड अबाउट फिल्म मेकिंग? और लेसन लेसन बोले तो मतलब आप किस मतलब समथिंग दैट यू लर्नड अबाउट फिल्म मेकिंग, कि हाँ ये समथिंग दैट टॉट यू कि अच्छा ये फिल्म मेकिंग में ऐसा करना चाहिए, इसका हाँ, डिसिप्लिन ये है, या सम एक्सपीरियंस दैट यू गेन्ड, समथिंग। मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, तो मुझे याद है हम लोग एक मूवी कर रहे थे, भ्रांति, भ्रांति फॉर शिमोरो। उसके लिए मुझे पता चला कि मुझे साइन किया गया है, और साउथ के लोग आ रहे हैं, और ऐसा, तो मैं उनके बारे में क्योंकि जो मैंने सीखा वहां पर अलग से मुझे पता चला, अच्छा ये डिफरेंस है या ऐसे है। तो वहां पर क्या हुआ कि वो लोग आए, यहाँ मुंबई में ही शूट हुआ, वो लोग हमारे साथ कितना 1 मंथ का उनका स्केड्यूल था हम लोगों के साथ। तो मैं डेली सेट पे जा रही थी, आ रही थी, तो मैंने मतलब जो डिफरेंस देखा वो यही था उन लोगों का पर्टिकुलर, कि एक एक चीज, मतलब अगर आप सपोज करो कि अगर एक पेंसिल भी है या कुछ भी कैसा भी है, तो वो हर एक चीज में ना, मतलब अपना क्रिएटिव माइंड से उसको भी हीरो बना के दिखा देंगे, भाई ये चीज है। आपके आसपास की कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब उसको भी वो प्रॉपर तरीके से, उनका जो सिनेमेटोग्राफी होता है, उनका जो तरीका है काम करने का, मतलब इतना डिफरेंट होता है, और वहां आपको लर्न करने को मिलता है। अरे, और मैं उन लोगों को ये बोलती, सर ये वाला एंगल भी होता है, इस तरह से भी चीजें होती हैं।
डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स और डिफरेंट टाइप, और वो लोग ऐसा बोल देंगे, उनका लाइटिंग, उनका एक एक चीज, मतलब वो एक एक चीज पर इतना काम कर रहे थे यहाँ पर। तो मैंने कहा यार कितना चीजें हैं सीखने के लिए। मोस्टली फिल्म्स में जो हमें मिल जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी इंडस्ट्री में मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे यहाँ पर भी। पर मैं उन लोगों का स्पेशली आपको बता रही हूँ कि सेट पे मतलब एक शॉट था मेरा कि हाँ मतलब वो कुछ रस्सा वस्सा से, मतलब जो मैं सास थी और ऐसा बहू है मेरी और वो मुझे डराने आ रही है वटेवर, ऐसा फुल अंधेरा कर दिया और ऐसा। तो हमारे जो डीओपी सर थे उसमें मैंने उनका देखा कि मतलब इतनी क्रिएटिविटी आप लोग कैसे लेकर आ रहे हैं, क्या है वो मैंने कभी अभी तक नहीं देखा था इतना ह्यूज इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने काम किया उस पे कि वो एंगल लगा हुआ है मेरा, और उन्होंने ना मुझसे ही पूरा वो लपेट दिया था अपना कैमरा एंड ऑल, और ऐसा कि भाई ये आप नहीं घूमेंगी, आप यही हैं, आप एक जगह पर आप स्टक हैं। लेकिन वो सब राउंडिंग में और वो सब ऐसा हो रहा था, और जब मैंने वो शॉट देखा उनका तो मैंने तो वहीं बोल दिया था, मैंने कहा सर ये चीज मैंने आज पहली बार देखी है और ये बहुत यूनिक है, और ये मेरे को नहीं पीछे मिला, कहीं देखने को नहीं मिला और ऐसा। और ये मतलब सच में इतनी यूनिक चीजें हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बहुत कुछ अलग अलग है जो हम हर आए दिन नया सीख पाएंगे या सीखते हैं। यार ऐसे शॉट्स भी लिया जाता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, दो तीन चीजें नहीं होती भाई, वाइड किया, क्लोज किया, ये किया, वो किया, खत्म। आपकी आंख में एड्स में मैं आपको बता रही हूँ सर कि एड में क्या होता है, एड मैंने किया था और उसमें होता ऐसा, तो बिल्कुल मेरे मतलब इससे पहले नहीं था तो मुझे नहीं पता था भाई, एक आंख का श्रद्धा, एक आंख, मैं कहा भाई पूरा अंदर ही घुस जाएगा कैमरा आपका। लेकिन जब वो शॉट निकल कर आया उनका तो समझ में आता है यार व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, क्या मेहनत करते हैं, तभी वो लोग उतना, उनका पेमेंट है ह्यूज। और भाई सैल्यूट है आप लोगों को, आप क्या सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस कितना अलग है, और आप लोगों से हम जैसे लोगों को सीखना मिल जाता है कि अच्छा ये चल रहा है, अभी ये इन है, अभी ये नया है, अभी ये लेटेस्ट वर्जन है, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, और आगे हम लोग क्या है ग्रो करते चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है फिल्म इंडस्ट्री का हम लोगों को, और ये एज एन एक्टर हर एक्टर को सीखना चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई वो दुनिया गई 15 साल 20 साल पीछे वाली, आजकल बहुत फास्ट और ये सब चीजें आ गई, इस तरह से भी चीजें होती हैं। जरूरी नहीं है कि गए 4 लाइन अपनी बोली, एक्टिंग किया, खत्म। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज, और वो आज जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपने ये क्वेश्चन पुट अप किया है तो मैं उनके बारे में बता पा रही हूँ। उनका नाम है वो जो डीओपी जिनकी मैं तारीफ, किरण हम्पापुर, वो वहीं से साउथ से ही थे और इतना आराम से चिल करेंगे, माँ बैठो बैठो, वो तमिल उसमें और ऐसा, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ काम करके। अच्छा सान्या, फिल्म सेट पे एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंटिन्यूटी। जैसे एक सीन आपका आज शूट हुआ, एक सीन 3 महीने के बाद या बड़े इंटरवल के बाद, तो उसमें जो इमोशंस की जो कंटिन्यूटी है वो कैसे याद रहती है, उसको कैसे मैनेज करते हो, वही सेम इमोशंस कैसे लेके आते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर? थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया आई एम मेथड एक्ट्रेस, ऐसा मैं समझ लेती हूँ खुद को कभी कभी। तो मेथड क्या है जो आप ले आते हो अपने ब्लड में, मतलब स्क्रिप्ट पढ़ा, ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर को कोशिश करते हो कि हाँ ये आप अभी हो, आप उसी तरह से प्ले कर रहे हो। तो आपने जैसे बताया कि उस कंटिन्यूटी को मेंटेन कैसे करते हैं इतने इतने दिन के बाद, तो जब मैं उसको लर्न कर रही थी कि हाँ एक्टिंग करना है, सीखना है, तो अगर तो मैं इमोशंस लेकर आई हूँ, इमोशनल रोल प्ले कर रही हूँ और ऐसा कुछ है, तो मैं जिस इमोशंस में आकर अभी एज ऑफ नाउ मैंने कैरेक्टर प्ले किया, उसके बाद वो वहीं वाइंड अप हुआ, देन उसके बाद अगर 20 दिन के बाद भी वो चीज आएगी, वो सेम इमोशंस जिसकी वजह से मैं फील करके और उस टाइम एक्ट प्ले कर रही थी और हर चीज है, मुझे ये याद नहीं रहेगा दिस दैट, बिंदी क्या था, चूड़ा क्या पहना था, रिंग क्या था या कॉस्ट्यूम, वो सब मुझे ध्यान नहीं रहेगा, पर मुझे ये जरूर ध्यान में रहता है कि जो मैंने मतलब वो इमोशंस में आकर उस टाइम पर वो स्क्रिप्टिंग पे काम किया था, वही सेम काम आज 20 दिन बाद भी मुझे करना है उसी तरीके से। तो मैं जिस तरह से मेरा अगर इमोशनली सीन था तो मुझे वही इमोशंस आज के दिन में भी वैसा ही सेम लेके आना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो उस दिन मैंने सोचा था, मैं जो सोच रही थी, जो सोच के मैं वो एक्ट को प्ले कर रही थी, वही सेम थिंग मैं मेरे अंदर लेकर आऊंगी, और वही सेम थिंग जब मेरे अंदर आएगी तो वो इमोशंस के थ्रू वैसा ही बाहर निकलेगी जैसे उस दिन निकली थी, बिल्कुल सेम। तो ये मेरा तरीका है काम करने का, मैंने आज आप सबको बता दिया, अब आप लोग भी यूज कर सकते हैं, ये मेरा सीक्रेट
मेरा सीक्रेट आप लोगों के सामने आ गया। वही सेम थिंग वही है कि जब इमोशनल कर रहे थे तो इमोशनल हो रहा था, जब कॉमिक कर रहे थे तो कॉमिक में जो किया था वो 20 दिन बाद अगर करना है तो वही वही सोच के वही सब चीजों को कि हाँ ये किया था और वही सोचूंगी और वही सोच के वही सेम थिंग निकलेगा। तो फिर वो कंटिन्यूटी का किसी और को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज एन एक्टर मैं कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे करना है। करेक्ट, एंड इट्स योर जॉब ओनली। जो हाँ ये मेरा जॉब है और मुझे मालूम है कि अगर 20 दिन पहले मैंने उस चीज को कट किया है, वाइंड अप हो गया और 20 दिन बाद आज कर रही हूँ तो मैं आपको अपना 100% दूंगी और मतलब मैं दूंगी उसी तरह से दूंगी, उसके अंदर डेप्थ में घुस के उसी तरह से उस कैरेक्टर के अंदर। ये मेरी कोशिश रहती है। बाकी आप लोग सिखा सिखा के मुझे और सिखा दीजिए। आई एम घमंड नहीं किया कभी। चालाक होने पे। चालाक होने में। तो सानिया, हमारे व्यूअर्स में काफी एस्पायरिंग एक्टर्स भी हैं, फिल्म मेकर्स भी हैं, तो उन्हें अगर एड फिल्म से फिल्म तक का सफर करना हो तो आपके टॉप 3 टिप्स क्या होंगे? टॉप 3 टिप्स मेरे, सबसे पहले तो वही जैसा कि जो मैंने भी किया है, मैंने आपको बताया, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, डेस्टिनी है ऑफ कोर्स, आपकी डेस्टिनी ही है, स्टार्स का गेम है सारा हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन उसके साथ आप अगर मेहनत नहीं करोगे, आप सुबह उठकर अपना सेल्फ टेस्ट ऑडिशनिंग बनाओगे नहीं तो कैसे, मतलब अगर आपके पास ऑडिशन आ रहा है और कुछ भी है तो मुझे ये भी लगता है कि इंडस्ट्री में देयर इज नो शॉर्टकट्स, कुछ नहीं है। मतलब ये सब बात जो हम लोग सुनते हैं और वो सुनी सुनाई बातें हैं, बस आपको ऑडिशन करना है। फ्रॉम द डे 1 मैं आज तक ऑडिशन दे रही हूँ किसी भी चीज के लिए, आपको ऑडिशन ही देना है, आपको उसी में फाइनल होना है। बल्कि जब आपका लॉबी भी बन जाता है, एक बॉन्ड भी बन गया, कॉल आता है कि यार कर दे या ऐसा, वो एक अलग बात है, पर करना आपको स्क्रीन पे आना ही है उसके लिए। तो स्क्रीन पे आने के लिए आपको मेहनत करनी है। आपको किन किन चीजों पे मेहनत करनी है? अपनी एक्टिंग स्किल्स पे मेहनत करनी है हर रोज आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, यार क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं कर, तो आप वो काम सब कुछ कर रहे हो, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, अच्छी चीजें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी एक्टिंग को पॉलिश करते जाओ। तो वो बहुत, मतलब ये काम करना है। मतलब ये मेरी तरफ से टिप्स है कि आप ना, अगर आप एक्टर हो तो आपको अपनी एक्टिंग को पॉलिश करना है और ऐसे लोगों से इंस्पायर होना है, ऐसे एक्टर्स से जो आपके सीनियर हैं, जो वो लोग कैसे काम करते हैं, आपको हेल्प मिलता है काफी। ईगो को थोड़ा सा साइड करके आप देखो कि भाई सामने वाला बंदा है, वो आज जिस जगह पर है वो कैसे है, तो आपको वो सब चीजें समझ में आएंगी। आप उसके लिए मेहनत करो, आप हार्ड वर्क करो, आप कास्टिंग पर्सन्स के साथ बात करो, उसके साथ मेहनत करो, क्रिएटिव्स के साथ बात करो कि भाई मैं कहीं भी फिट होता हूँ या फिट होती हूँ। आज भी हम लोग सेल्फ टेस्ट तो बना रहे हैं, हमें लगता है कि 4 लोग हैं जो हमें जानते हैं, हम बस वही नहीं, जो 4 लोग और नहीं जानते, बाकी के जो लोग हैं जो नहीं, तो वहां तक कैसे पहुंचोगे? माउथ पब्लिसिटी से, हार्ड वर्क करके, इधर बात करना है अपने सर्कल में, इधर बात करना है, तब जाकर आप अपनी जगह तक पहुंच पाओगे। बिना मेहनत किए आप नहीं पहुंच सकते। तो हार्ड वर्क फर्स्ट जो मेरा आप टिप्स है। सेकंड आता है पेशेंस। डीप लेते हैं ना ब्रेथ, और पेशेंस के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए, बिकॉज हम मेंटली इतना वही सुबह से लेकर रात तक कि यार क्यों नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और ये ओरिजिनल है, बहुत सभी के साथ है ये फेस, हम लोग करते हैं। 4 महीने अगर बैठ जा रहे हैं, नहीं है कुछ भी ऐसा, अरे यार मैं तो एक्टर ही नहीं बचा या मेरे अंदर, तो उस टाइम पे आपका जो सबसे ज्यादा एक एक्टर को जो जिंदा रखती है चीज, वो रखता है हमारा पेशेंस। वो बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, जो हमें टूटने नहीं देता, गिव अप नहीं करने देता। बॉस कल कर रहे थे अच्छा, आज अभी नहीं कर रहे हैं, 1-2 महीना बैठ गए हैं, इससे बेटर 100% होने वाला है। ये पेशेंटली आपको अपना पेशेंस रख के, एकदम अच्छी से सांस लेके, गहरी सांस लेके, अपने आप को पक्का करके, अपने मन को पक्का करके अपने आप को यही समझाना है, पिछले वाले से 100 टाइम बेटर आगे करना ही है, बिकॉज आई एम बिलीवर, और होगा ही होगा, वो रास्ते खोलेगा, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा सेकंड टिप्स है। थर्ड टिप्स पे मैं आती हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। एज एन एक्टर भी और एज अ ह्यूमन बीइंग भी, मैं बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि आज से, सपने देखती थी। मतलब मैं हूँ, सपने देखे हैं तो पूरे किए हैं, और आगे करूंगी भी, आज भी देख रही हूँ, आगे भी हो जाएंगे बाय गॉड ग्रेस। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। तो मुझे एक ऐसा लगता है कि हर एक्टर को ना मैनिफेस्ट जरूर करना चाहिए। तो वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें इतना पावर है। आप जो एनर्जी यूनिवर्स को, अगर आपने सुना हो श्रद्धा, अंशुमन, हम जो एनर्जी दे रहे होते हैं ना, ये भाई होगा,
और मैं ये काम करूंगा या करूंगी। आपने सोनू की टिट्टू की स्वीटी का बोला, वट आप जो भी चीज बोलते हैं, इवन अभी भी मैं कुछ चीजें प्लान करके बैठे हूँ भाई। मुझे जैसे पंकज त्रिपाठी जी हैं, आई एम हार्ड कोर वाला फैन उनका, और मुझे है एक बार मैं उनसे मिली हूँ, उनके सेट पे जाकर मैंने बोला है सर मैं आपकी इतनी बड़ी वाली फैन हूँ, लेकिन एक बार तो मुझे आपके साथ काम करना है, आपकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करना है, मैं करूंगी, ये मैं मैनिफेस्ट करते हुए चल रही हूँ। डेफिनेटली किसी ना, ऐसा हुआ है 2-4 एड्स के ऑफर आए हैं जो उनके साथ मतलब मेरा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई चीजें, पर मैं करूंगी। जब मैंने पहले इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सब कुछ कहाँ से कैसे किया, मैनिफेस्ट करके। और वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है कि अगर मुझे इस प्रोड्यूसर के साथ काम करना है या इसके साथ काम करना है, तो ये वो सब किया है। तो जो मेरी आप बीती है वो मैं बता पा रही हूँ ऑडियंस को कि आप लोग एज एन एक्टर मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स को उतना पॉजिटिव एनर्जी दो मैनिफेस्टिंग करके। वो सुपर पावर है जो आपके लिए काम करती है। आपको 4 लोग अगर ऐसे मिल रहे हैं ना, भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो रहा, और तू जहां से भी आया है, जिस भी जगह से आया है, तो वापस चला जा, डिमोटिवेट करेंगे और आप शाम तक ऐसे डल होकर बैठ जाओगे, ये नहीं यार नहीं हो रहा है, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। उन 4 लोगों को बाय बाय टाटा कर दो, दरवाजा बंद कर दो उनके मुंह पे, बिकॉज आपके घर में ब्रेड बटर वो 4 लोग कभी भी नहीं लेके आए थे, ना लाए हैं ना लाएंगे। आज आप छोले खा के जिंदगी बिता रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आज वो चना जोर जो आता है 10-20 वाला वही खा के बिताने वाले हो। डेफिनेटली कल को आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, बटर चिकन भी खाओगे, वेज जो तो कढ़ाई पनीर भी मिलेगा, और यहीं से मिलेगा, और मिलना ही है, और वो हर एक्टर को मिलेगा अगर वो मैनिफेस्ट कर रहा है तो। अच्छा सान्या, तुम्हें क्या लगता है कि एक एक्टर को सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस करना चाहिए, या फिर जो फिल्म मेकिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, साउंड है, लाइटिंग है, इन सब पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? ऑब्वियसली उनको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो तो वही ग्रोथ कैसे होगा, आप और चीजें तो सीख ही नहीं पा रहे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी सब लाइटिंग एंड ऑल। मतलब आपको सब, एक एक्टर को सब समझना है भाई, मेरे को कौन सी लाइट में मैं कैसा दिख रहा हूँ, या क्या मतलब चीजें हैं, अगर मतलब नाइट देना है, डेट देना है, या क्या है, और वो लाइटमैन क्या कर रहे हैं, तो वो सब चीजों में आपको घुसना पड़ेगा उसके साथ। प्रॉपर पूरी तरह से नहीं, बिकॉज आप अपना परफॉर्मेंस में है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और क्या शॉट्स लिए जा रहे हैं, कैसे शॉट्स ले रहे हैं, टेक्नीशियंस क्या कर रहे हैं, मतलब कैमरा का सेटिंग कैसा हो रहा है। तो आपको जब आप अपना कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो तो आपका ध्यान वहां भी रहेगा, अच्छा मेरा शॉट अगर ये शॉट है, ये लगाया गया है। जब तक आप सीखोगे ही नहीं उस चीज को, तो आपको कैसे पता चलेगा ये शॉट लगा और इसके लिए इतना ही ऐसा करना है तो उतना ही करना है, या इसके लिए इधर फेसिंग चाहिए या आपको इधर, तो वो सब वो सीखने से आएगा, सिर्फ अपने परफॉर्मेंस अपना 4 लाइन स्क्रिप्ट से पढ़ने से नहीं आएगा। डेफिनेटली आपको सीखना है, सारा चीजें आनी चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज और मैंने सेट पे देखी है और महसूस भी की है कि साउंड से रिलेटेड जब कुछ चीजें होती है ना, तो साउंड दादा और एक्टर इनका बहुत प्रॉब्लम रहता है सेट पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि साउंड के लिए जो जितने भी इश्यूज होते हैं, तो एक्टर्स को क्या उनको कॉपरेट नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली उन्हें कॉपरेट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ह्यूज ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो ज्वेलरी से क्या होता है कि वो लोग वहां बैठे, उनको अगर थोड़ा सा भी तो वो साउंड आप ही का ब्रेक हो रहा है बॉस, आप ही हो, मतलब आप ही बोल रहे हो या आप एक्ट प्ले कर रहे हो, तो वो नुकसान उनका नहीं हो रहा है, पर वो अपना काम कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि साउंड के लिए, जैसे माइक कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं कई लोगों को, मैंने देखा है, ऑब्वियसली मैं भी पहले ऐसा हो जाता था, मतलब जब तक नहीं पता थी चीजें, क्या यार 10 बार थोड़ी ना वो चीज, ऐसा खुद से सोच लेता है बंदा, बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो अलग बात है, बंदा यार इरिटेट, क्योंकि अपना परफॉर्मेंस देखे, एक्टिंग देखे, लेकिन नहीं, वो इरिटेशन क्यों हो रहा है भाई, वो अपना 100% कर रहा है, जिस तरह से आप अपना काम कर रहे हो, तो सामने वाला बंदा भी कर रहा है, आपके परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है वो आपको, और ऑब्वियसली है, क्योंकि आपका साउंड ब्रेक हुआ तो वो आपकी एक्टिंग गई, मतलब आप जब आवाज ही नहीं आ रही है तो वो कैसे पता चलेगा कि आप ये एक्ट प्ले कर रहे हो, तो भाई वो आप ही का परफॉर्मेंस का हिस्सा है, आप ही उसमें दिखने वाले हो, आप ही उसमें छपने वाले हो, तो आप उनको कॉपरेट नहीं कर रहे हो बॉस, आप खुद को कॉपरेट कर रहे हो। और बहुत सारे एक्टर्स तो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम डब में कर लेंगे, हाँ, और बाद जब में आप डब में पहुंचते हो तो आपके वो एक्सप्रेशंस ही नहीं होते हैं, वो डब और रियल साउंड का एक्सप्रेशंस का, इमोशंस का डिफरेंस वो दिखता है। आप जब वो सेट पे हो, वो एटमॉस्फेयर में हो, माहौल में हो, और उन एक्टर्स के साथ हो, तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट, एग्जैक्टली प्रॉपर। हाँ, डबिंग स्टूडियो में बैठे हो, आप एक अंधेरे नहीं आएगा वो वो फील, नहीं आएगा, वो ओरिजिनल चीजें खत्म हो जाती है ना, वो तो फिर करना है कि हाँ डब करना है। मैंने बहुत देखा है प्रॉब्लम साउंड दादा और एक्टर। हाँ, तो वो यही है कि आप पेशेंस रखो भाई, उनका जॉब है, तो आप उनको कॉपरेट करो, कोई बात नहीं बॉस, हो जाएगा दोबारा। हाँ यस, वो जरूरी है, ट्रीटमेंट फर्स्टली। डबिंग स्टूडियो, आप जब वो शॉट देख रहे होते हो, आप यू
become an audience Yeah. because वो shot audience के लिए लिया गया है हम्म और जब आप अंदर हो shot के that's when you are that character so you know there's a swap when you Yes, are yes. dubbing and हाँ. sing sound ट्रू दैट, ट्रू. तो बस कॉपरेट करके चलना चाहिए मुझे आपको लगता है बिल्कुल. it's very important for actors to understand lensing हम्म जैसे आप बोल रहे थे ना कि शॉट क्या है शॉट के कि लिए अगर राइट. सुपर वाइट लगा हुआ है हाँ. आपका कोई इमोशनल सीन है हम्म यू डोंट हैव टू गो दैट इंटेंस यू नो आपकी क्लोजअप में उतना इंटेंस चले जाओ हम्म क्लोजअप में परफेक्ट इमोशन निकाल के दो अगर आपका उस सामने वाले एक्टर का शॉट लगा आपके ओवर शोल्डर लगा हाँ. तो यू डोंट हैव टू फील इट एवरी टाइम यू नो मतलब आप अगर उसको थोड़ा सा कम भी कर दोगे डोंट वेस्ट योर एनर्जी Yeah, this will save your energy. बिल्कुल आपने एनर्जी बचा के रखो अपने क्लोजअप के लिए जो एक्चुअल स्क्रीन पे आने वाला है सो ये गलती बहुत एक्टर्स करते हैं. which is हाँ fail. ये बिल्कुल सही. इसके लिए you need to understand lensing, you need to understand the edit, you know, you need to understand your director कि वो किस तरीके से क्या प्ले करने वाला है. What डेफिनेटली. shot will be जो शॉट स्क्रीन पे क्या जाने वाला है. तो यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि भाई हमें यही सब सीखना है साथ में, तो वही अभी आपने उस चीज का आंसर कर दिया. हाँ. सीखना है क्योंकि वो आप ही के लिए अच्छा है. जब आएगा ही नहीं ऐसे में वो क्या चीज- होता है मास्टर में तो लोग जान लगा देते हैं एकदम हाँ. इमोशंस का एनर्जी पूरी खत्म उसके बाद. इमोशन ही नहीं आ रहा है. हाँ. तो इसीलिए नहीं आ रहा भाई सारी एनर्जी तो वेस्ट कर वही दी लगा आपने. दिया. Correct, to save your तो energy. जब आप उस चीज को लर्न कर लिए कि भाई हाँ ये लेंस लगा हुआ है, ये ऐसा है, तो वो आप ही के लिए अच्छा है. आपकी Correct. एनर्जी बच गई और आपने फिर क्लोज लगा तो उसमें परफॉर्मेंस दिया अपना Perfect, अच्छे से. perfect. तो इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है हर एक चीज हाँ. एक एक्टर के लिए. सानिया आपने एड्स और फिल्म्स के अलावा रियलिटी शो भी किया है, डांस प्लस प्रो जैसा रियलिटी शो भी किया है. यस यस. सो वहाँ क्या फर्क होता है मतलब हाउ इज इट डिफरेंट देन फिल्म्स एंड रियलिटी शो में क्या फर्क है. रियलिटी शोज में मतलब मैंने देखा एक्टर्स के लिए स्पेशली बिल्कुल फ्रीडम रहता है. कैसे फ्रीडम रहता है? जैसे कि हम लोग अगर एड्स कर रहे हैं, फिल्म्स कर रहे हैं, टेलीविजन कर रहे हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं हमारे पास रेडी करने के लिए, वर्कशॉप्स होते हैं हमारे कि पहले रेडी करना है आपको, ये रेडी करके फिर परफॉर्म करना है, वहाँ रिहर्सल दिए जाते हैं. रियलिटी शो में ऐसा कुछ नहीं है. रियलिटी शो में मतलब ये एक लाइव चीजें चल रही हैं, कैमरे लगा दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारा कैमराज आपके आगे पीछे सब हर तरफ से कैमराज होते हैं और कहीं भी आप खड़े हैं, कहीं भी आप बात कर रहे हैं तो वो कैमराज आपको कैप्चर कर रहे हैं. वो सिर्फ और सिर्फ मैंने रियलिटी शो में देखा है. और कोई स्क्रिप्टिंग नहीं होता है वहाँ, बिल्कुल नहीं होता है. वो लोग आपको बिल्कुल नहीं, मतलब मोटा मोटा समझा देंगे कि ये चीज है, हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है, आप ही को करना है, आप ही को बोलना है. मतलब उसमें एक एक्टर को फुली आपको फ्रीडम है कि आप अपनी तरीके से उसको कितना इम्प्रोवाइजेशन दे के और अपने ग्राफ को कितना अच्छे से उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो. इंटरेस्टिंग बना सकते हो भाई. हाँ मतलब ये रियलिटी शो में ये चीज के लिए मैं बुलाया गया हूँ, मुझे इस चीज के लिए आपको पता है भाई मुझे इसमें 1000% अपना देना है. और आपको खुली छूट है उसमें क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि भाई क्या करना क्या है क्या नहीं है, तो आपको बिल्कुल फैल जाना है एज एन एक्टर बिल्कुल फ्रीडम के साथ. और मुझे लगता है यही चीज है जो ऑडियंस, आपने देखा होगा नॉर्मल जो शोज होते हैं या उनसे जब रियलिटी शो की तरफ बढ़ती है तो उनकी ऑडियंस इसीलिए कि हाँ भाई ये आने वाला है, ये रियलिटी शो अभी आने वाला है, वो लोग क्यों आपसे इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं. वहां सब कुछ तो ओरिजिनल हो रहा होता है वहां सब, क्योंकि वहां स्क्रिप्टिंग तो कुछ है ही नहीं किसी भी चीज की. और एक्टर को भी परफॉर्म करने में मजा आ रहा होता है क्योंकि वो खुल के बोल पा रहा है, खुल के हर चीज को परफॉर्म कर पा रहा है, अपने फ्रीडम को जी पा रहा है. तो वो चीजें जो है ना हर तरह से इतना हाइप पकड़ लेती हैं. और वो रियलिटी शोज भी एकदम मतलब जितना भी टाइम के लिए वो बनाए जाते हैं और ऐसा वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है. मतलब मैं हमेशा चाहूंगी कि रियलिटी शोज के लिए तो ऑलवेज आई एम इन. तो उससे पहले भी मेरा एक रियलिटी शो मैंने किया था जिसमें अपना ये सब लोग थे कॉमेडियन, सब लोग कृष्णा और ये सब लोगों के साथ. तो बिल्कुल हम लोगों ने जब ये अपना सेट पे हम लोग थे और वो जो एनवायरनमेंट था इसी तरह से, भाई हमें पता नहीं है, उनको नहीं पता है कि उन्होंने क्या करना, उन्होंने फैल जाना है पूरा. मतलब तो मैं वेट करती हूँ, मतलब मैं हमेशा से वेट करती हूँ भाई एक रियलिटी शो. तो रियलिटी शो तो बहुत अच्छा है कि एक एक्टर के लिए बिल्कुल फुली आप फ्रीडम के साथ आप उसको एंजॉय कर रहे हो और प्लस वो वहां पर भी आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है. आप अगर एक नॉर्मल रैंडम शो पकड़ लेते हो और उसके अलावा आप अगर एक रियलिटी शो पकड़ रहे हो तो उसमें आपकी खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है. आप घर घर तक पहुंच रहे हो और आप अपने तरीके से अपने टैलेंट से पहुंच रहे हो, आप खुल के कर पा रहे हो बिकॉज वो सारी चीजें आपको इतना फ्रीडम दिया जाता है सामने से. तो मेरे लिए बहुत बेस्ट है. ये जो आपने क्वेश्चन पुट अप कर लिया ना, ये आपने मेरी ना दुखती रख पे हाथ रख दिए. बाई गॉड मैं बता रही हूँ, जिस दिन से मैं आई हूँ, इंडस्ट्री ज्वाइन किया है मैंने, उस दिन से लेकर अब तक, मैंने आपको थोड़ा पहले बताया मैनिफेस्टिंग के बारे में, डेली मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ
मतलब इस चीज के लिए आई डोंट नो मेरे रास्ते कैसे बनेंगे। बोला जाता है जैसे कंट्रोवर्सी या ये या वो, आज तो मैं भी क्वीन हो ही गई हूँ कंट्रोवर्सी टाइप, बोलने लग गई हूँ चीजें, इसलिए तो ये है कि मैं जाना चाहूंगी और मैं डेफिनेटली जाना चाहती हूँ, पहली फुर्सत में जाना चाहती हूँ कि मुझे वहां जाना है। तो मैं इंतजार में हूँ कि वहां से मुझे कौन से सीजन में बुलाया जाएगा, पर ये तो है मैं जाऊंगी तो सही, वो मुझे पता है क्योंकि मैं मैनिफेस्ट करके चलती हूँ उसके लिए। सीजन 20 कर लेते हैं यार, तो फिर मतलब अब मेरे साथ साथ आप भी मैनिफेस्ट करो कि मुझे बुलाया जाए और मैं जरूर जाऊंगी, ये तो मुझे पक्का पता है, मैं डेफिनेटली जाऊंगी। बिग बॉस जाना मेरे लिए ये है कि स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट से सोच रही हूँ यार मुझे जाना है, मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, वटेवर जितना भी दिन के लिए जा रही हूँ, मुझे बिग बॉस करना है, मैं करके रहूंगी, ये फॉर श्योर है। महादेव सुन लीजिए आप भी महादेव की जगह सलमान आपसे मांग रही हूँ, पहले दिन से मांग रही हूँ महादेव, आपको करना ही पड़ेगा। महादेव की जगह सलमान भाई को बोलोगी तो जल्दी सुनाई देगा। हाँ तो बस मतलब बात एक ही है, वो जरिया निकाल देते हैं। सलमान सर सुन रहे हैं मुझे तो बहुत अच्छी बात है, मेरी दिली तमन्ना है, मैं जाना चाहती हूँ और पहले दिन से 15 साल से वेट कर रही हूँ मैं बिग बॉस जाने का। डेफिनेटली आत्मा, मेरी रूह एकदम खुश हो जाएगी, बाय गॉड मुझे जाना है और मैं जाऊंगी। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको सानिया की जर्नी ने इंस्पायर किया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती। मस्ती।